नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी जानकारी जो है निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख ने दी है। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर प्रवास के दौरान नूतन कॉलोनी नया सरकंडा बेलतरा विधायक जो है कार्यालय सेवा सदन का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिलासपुर विधायक जो है अमर अग्रवाल चुल्हा, तो वही विधायक धर्मलाल कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान मौजूद थे। सेवा सदन में प्रतिदिन आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनके निराकरण की दिशा में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नए और व्यवस्थित कार्यालय के लिए विधायक जो है सुशांत शुक्ला और बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जनता को अब अपनी समस्याओं को लेकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। और वहीं बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है डीपीएस स्कूल के 16वें वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और इसके साथ ही सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है पीएम श्री स्कूलों की स्थापना और शिक्षक पालक बैठक जैसी पहलों को प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। वहीं उन्होंने जो है बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद और सह शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का संदेश देते हुए समग्र विकास के महत्व पर बल दिया। वहीं इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक अमर अग्रवाल के साथ कई अन्य नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वर्ष 2025 सबके लिए मंगलमय हो। अभी हाल ही में मकर संक्रांति मनाए हैं, तो मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। और मैं डीपीएस परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज के इस समारोह में हम लोगों को बुलाए, हम लोगों का सम्मान किए और विशेषकर मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डीपीएस के जितने भी स्कूली बेटा बेटियों का, जिन्होंने अद्भुत प्रस्तुति दी। रस को लेकर जो उनकी प्रस्तुति थी कंटिन्यू, वो ऐतिहासिक थी। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जिन बच्चों को हम लोगों ने अभी पुरस्कृत किया है शिक्षा के क्षेत्र में और क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको भी पुरस्कृत किए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा जो है मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में सियासी गलियारों से लगातार हलचल मची हुई है। और अब बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का इस मामले में बयान सामने आया है। श्रीवास्तव ने कहा है कि हर एक भ्रष्टाचारी का स्थान जेल में ही है और इसके साथ साथ इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता से झूठे वादे और प्रलोभन देकर सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में बड़ी लूट हुई है, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की संलिप्तता के बाद अब पूर्व आबकारी मंत्री और उनके रिश्तेदारों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। तो वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान
सामने आया है। और आपको बता दें कि इस मामले में लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। हर एक भ्रष्टाचारियों का सही स्थान जेल की सलाखों के पीछे ही होता है। 15 वर्षों की बीजेपी की सरकार के बाद तमाम झूठे प्रलोभन देकर सत्ता में आई कांग्रेस और भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरीके से अपने भ्रष्टाचारी साथियों के साथ में इस छत्तीसगढ़ को लूटा, परत दर पर जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें हर एक व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे जाता जा रहा है। चाहे वो रेत के घोटाले हो, चाहे माइनिंग घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, सभी प्रकार के घोटालों में आज पूर्व अधिकारी और पूर्व कांग्रेस के नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। 2001 162 करोड़ रुपए का शराब के घोटाले में पहले पूर्व अधिकारी तो जेल की सलाखों के पीछे हैं, अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब इसकी आंच मंत्री तक गई और तमाम जांच के बाद जो सबूत सामने आए उसमें पूरी संलिप्तता पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके साथियों की, उनके बेटों की दिखाई दी। इसलिए आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने गलत कृत्य किया, जेल की सलाखों के पीछे चले गए, गिरफ्तारी हुई, लेकिन इन सबके पीछे, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे सरगना कौन है जिस पर सबकी निगाहें हैं? आज जनता जानना चाहती है कि आखिर इस तरह के षड्यंत्र के पीछे कौन है और इस जांच की आंचें जो हैं वो कब तक वहां तक पहुंचेगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व ही भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात की थी और आज लगातार पिछले 1 वर्षों में, चाहे वो पीएससी का मामला हो, चाहे आबकारी हो, चाहे अन्य प्रकार के कोई घोटाले हो, हर एक अपराधी और भ्रष्टाचारी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। यही विष्णुदेव साय का सुशासन है और यही विष्णुदेव साय सरकार की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में है। मुझे लगता है आज जनता प्रसन्न है और भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे है। छत्तीसगढ़ की धन संपदा को लूटने का काम, यहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने किया। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री नजदीकी रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों में भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम देता था और यहां की धन संपदा, यहां के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहां के छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ के मसीहा बनकर के बैठे थे। लेकिन आज विधि का विधान है और जिस तरीके से उनके जो लोग हैं वो एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं और उनको जेल के सलाखों का मुंह देखना पड़ रहा है और कहीं न कहीं से आज वो मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए थे, वास्तविक चेहरा भी आना बाकी है। जो कवासी लखमा के बारे में 2021-22 की घटना है, ईडी ने कार्रवाई की और 3 साल हो गए। 21-22 करें तो 25 लग गया। 3 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अभी 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक के विधानसभा सत्र था। अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रश्न उन्होंने कवासी लखमा ने पूछ लिया। तारांकित प्रश्न था और उसमें उन्होंने पूछा और उसके उत्तर में लिखित उत्तर है, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आचार संहिता के समय, पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित था, आचार संहिता लगा हुआ था 14-15 मई की बात, बजट में है ही नहीं, किसी विभाग से स्वीकृति नहीं, टेंडर नहीं और पुल निर्माण शुरू हो गया। और टेंडर तब खुला जिस दिन प्रश्न था। तो भ्रष्टाचार को उजागर उन्होंने किया। बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के आचार संहिता के समय वो पुल बन रहा था, एक नहीं 2-2 पुल। इस मामले को कवासी लखमा ने प्रमुखता से उठाया। सरकार
दोषी अधिकारियों ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा और उसके परिवार के लोगों के यहां छापे डाले। छापे में 1 रुपया भी नहीं मिला कवासी लखमा के यहां, 1 रुपया भी, कोई कागजात भी नहीं मिला। वैसे भी वो अनपढ़ हैं, उनके यहां कोई कागजात भी नहीं मिला। और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार, उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। और बात यहीं तक नहीं रुकी। आप देखेंगे कुछ दिन बाद एक पत्रकार मुकेश चंद्रकार केवल उस सड़क के मामले में, उस सुकमा जिला या बीजापुर जिला में ऐसे सड़क जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत है, एलडब्ल्यू क्षेत्र में जो फेज 1 फेज 2 में जो स्वीकृत किए, उस सड़क की स्वीकृति, और उस सड़क की स्वीकृति में यह है कि 50 करोड़ की जो सड़क है उसकी लागत बढ़ के 142 करोड़ हो गया। सड़क बनी नहीं, 90% भुगतान हो गया। उसके मुंह हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। प्राणों से हाथ धोना पड़ा मुकेश चंद्राकर को। तो ये बस्तर के 2 जिले की घटना कि आप यदि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे तो आपको या तो ईडी पकड़ लेगी या आपको मौत के नींद सुला दिया जाएगा। ये स्थिति है वहां। और बीजेपी संगठन चुनाव कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष पद को चुनाव प्रक्रिया के सिलसिले में राजधानी पहुंची बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने जो है विमानतल पे पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में चर्चित शराब घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बघेल ने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर शराब घोटाला किया है, उसकी जो है ये स्पष्ट होता है कि आदिवासी के प्रति बघेल की सोच क्या है और बघेल किस सोच के लिए माने जाते हैं। और इसी के साथ साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि बघेल ये अच्छी तरह समझ ले कि शराब घोटाले में संलिप्त कोई भी आरोपी बिल्कुल नहीं बचेगा, चाहे वह कोई भी हो। एक आदिवासी को बघेल ने मोहरा जरूर बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है, कानून वहां तक पहुंच ही जाएगा। गिरफ्तारी हुई है कल पूर्व आबकारी मंत्री की। मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूंगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है, कानून वहां तक भी पहुंचेगा। ये लेकिन बार बार ये जो पूरी कार्रवाई होती है उसमें भूपेश बघेल से लेकर तमाम नेता अब ये कह रहे हैं कि जितना ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपने आकाओं के कहने पे कार्रवाइयां करती है। भैया, ये 2000 करोड़ का घोटाला तो उसी के समय निकला था ना, और केंद्रीय एजेंसी तो कई बार उनके पास भी रही है, विभिन्न राज्य सरकारों में रही है। यही भूपेश कहते थे कि डॉक्टर साहब की सरकार जाने के बाद कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल तो सरकार थी उनकी, क्यों नहीं कुछ कर पाए? उनके पास भी स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसियां थी, तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तथ्य नहीं थे, और आज तथ्य है, इसलिए आप पे कार्रवाई हो रही है। आज नामांकन की प्रक्रिया भी होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो स्वस्थ परंपरा है कि बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है, हम लोगों ने मंडलों और जिलों के चुनाव को समाप्त किया। अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन और कल प्रदेश परिषद की बैठक। और अगली खबर बीजापुर से है, जहां पर अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चलने के बाद गुस्से में सर्व आदि समाज अध्यक्ष ने कहा है कि बस्तर में पैसा कानून लागू है, और इसी के साथ साथ इसके बाद भी प्रशासन और शासन के अधिकारी आदिवासियों को क्यों डराने का काम कर रहे हैं। पंचायत की अनुमति के बिना आदिवासी के मकान बुलडोजर चलाने का अधिकार किसने दिया? पूरा मामला गंगालूर का है। सर, आज आपने गंगालूर पहुंचे हैं। इस प्रकार बस्तर में जैसा कानून लागू है, उसके बाद भी सरकार प्रशासन की बुलडोजर आदिवासियों पर चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
ये बस्तर संभाग से लेके हमारे सरगुजा से लेके अपना बीजापुर जिला, सुकमा जिला सभी में पेशा कानून 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची क्षेत्र ये ट्राइबल क्षेत्र है। इस ट्राइबल क्षेत्र में पेशा कानून 1996 से लेके आज 2022 तक का जो है पेशा कानून लागू है। या 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में किसी प्रकार का भी सरकार जो है पेशा कानून के दायरे में जितने गांव है, ग्राम पंचायत है, जितने भी क्षेत्र है, जब तक पेशा कानून के ग्राम सभा से अनुमति बगैर कुछ भी करने का सरकार नहीं कर सकती। अनुमति लेने के बाद ही जो है इसका कर सकते। ये जो पंचायत की जो प्रस्ताव दिए थे, पंचायत प्रस्ताव को जो दरकिनार करते हुए सरकार जो है ना इसको ग्राम सभा को उचित नहीं समझा होगा, इसीलिए जो है ये जो बुलडोजर चलाए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पंचायत का भी उल्लंघन हो गया है। पंचायत के जो अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम का जो भी नीति नियम है, उसका भी उल्लंघन किया गया है। क्योंकि एक बार जो भी ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जाता है उसमें सरकार को भी मानना चाहिए था। सरकार को भी इस पर अपना जो है पक्ष रखना चाहिए था कि ग्राम सभा प्रस्ताव आया है तो इसे हमें ग्राम सभा से भी पूछ लेना चाहिए, वहाँ के लोगों से पूरा सहमति लेना चाहिए कि वहाँ से लोगों से और कुछ पंचनामा वगैरह करना चाहिए कि मकान तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, ये सब पंचनामा भी लेना चाहिए था। ये सरकार नहीं ले पाया। अवैध रूप से इसको जो अचानक आके इसको तोड़ दिया गया, क्योंकि वो घर मालिक जो है उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था, ऐसा यहाँ उल्लेख किया गया है। परंतु ये जो पूर्वजों से यहाँ ये लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं जमीन का, जल जंगल जमीन जितने भी यहाँ हैं, अपने दादा परदादा से यहाँ रह रहे हैं, इनको तो सरकार को अगर जल जंगल या जमीन में पट्टा नहीं है तो पट्टा देना चाहिए था। पीड़ित परिवार को मैं ये चाहता हूँ उसको वहाँ घर बना के देना चाहिए। तो जितना भी संपत्ति अचल संपत्ति की नुकसान हो गया है उस नुकसान का भरपाई सरकार करे और करने के बाद उसका जो भी जितना भी घर उसका मकान बन गया तो उसको मकान का फिर से बना के देना चाहिए। क्योंकि गरीब है, एक एक रुपये का, एक एक पैसे का उन्होंने मेहनत करके, मजदूरी करके या फिर अपना पेट पार के कहीं से भी इतना जो संपत्ति बना के जो घर बनाया था वो नुकसान करा दी सरकार। इसमें उनको जाना देना चाहिए। अगर इस प्रकार है, अगर नहीं होगा कुछ भी इसके पर कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा, इसके लिए पट्टा नहीं मिलेगा या फिर इसका घर वगैरह नहीं बनेगा, फिर हम आने वाला समय में 15 महीना दिन कम समय दिए हैं, अगर सरकार कुछ भी इसके पास कोई कार्रवाई नहीं करेगा या फिर कुछ भवन नहीं बनाएगा, इसका मुआवजा नहीं दिलाएगा, फिर हम पूरे बस्तर संभाग से बात करके, हमारे बस्तर संभाग सभी बस्तरी संभागीय अध्यक्ष से बात करके हमें चक्का जाम भी करेंगे और हो सके वो हम इसका एक बार पूरा बीजापुर जिला बंद करेंगे, सभी 7 जिला बंद करने का भी आह्वान करेंगे। क्योंकि आदिवासी जो बुलडोजर चलना ये थोड़ा सा निंदनीय है। अगर इस प्रकार का रिश्वत मांग रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं तो उसका कोई सबूत प्राप्त होने पर ऐसी पटवारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि यहाँ रिश्वत लेना और रिश्वतखोरी जो है गरीब किसान, गरीब लोगों से ऐसा लेना ये उचित नहीं है। अगर कोई तथ्य या सबूत प्राप्त होता है, कोई उस व्यक्ति उसको इस प्रकार का सबूत पेश करता है, ऐसी पटवारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। रायपुर में ऑटो एक्सो शुभारंभ एवं सड़क सुरक्षा सम्मान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समेत दूसरे गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। सज्जनों, बहनों, भाइयों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और मैं राडा का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को आमंत्रित किया। और आज इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर के हमारे ऑटोमोबाइल्स के डीलर यहां पर उपस्थित हैं। सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी शुरुआती में हम लोग सड़क सुरक्षा में जागरूकता लाने के लिए एक हेलमेट पहनकर रैली में भी भाग लिए हैं। और 1 साल बाद पिछले साल भी हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग इस तरह का अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया था, जिसमें हम 2 वीक बाइक चलाए थे।
और इस बार स्कूटी चलवाएं, तो 1 साल बाद स्कूटी चलाने का अवसर देने के लिए भी वो भी हेलमेट पहनकर मैं हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। वैसे हम अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक थे, तो पूरा अपना विधायकी बाइक में ही बिता दिए, मोटरसाइकिल चला के ही पूरा 8 साल विधायकी किए, लेकिन बीच में ये छूट गया था। और जिस तरह से लास्ट ईयर हमारा ये छत्तीसगढ़ व्हीकल बिक्री में भी टॉप में रहा पूरे देश में, और पिछले साल जो एक्सपो लगा था उसमें 10,000 व्हीकल की बिक्री हुई थी, और करीब रोड टैक्स में सरकार को 300% का इजाफा हुआ था, और प्रदेश के जीएसटी में 500% का इजाफा हुआ था। और इस साल तो हम लोग लाइफ टाइम टैक्स में भी 50% छूट दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि पिछले साल का टारगेट इस साल दोगुना होना चाहिए। धन्यवाद। आश्वस्त कर रहे हैं हमारे राडा वाले की 100% होगा। तो जो 10,000 की बिक्री थी व्हीकल की इस एक्सपो में, हमको लगता है कि वो 20,000 पहुंच जाएगा। और जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पिछले साल हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के जो अन्नदाता हैं उनको भरपूर पैसा दिए थे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल उनको धान का कीमत दिए थे। 24,72,000 किसान 145 लाख मीट्रिक टन धान पिछले साल बेचे थे, तो हम लोग करीब 49,000 करोड़ रुपया उनको दिए थे, और 2 साल का बोनस भी दिए थे। 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया दिए थे। तो इतना पैसा आने से है कि किसानों के पास पैसा आता है तो सब पर फर्क पड़ता है। और इस साल तो अच्छी बारिश हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 145 लाख मीट्रिक टन धान जो पिछले साल खरीदे थे, इस साल उससे भी बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल 24,72,000 किसान अपना पंजीयन कराए थे, उतना किसान धान बेचे थे। इस साल 27 लाख किसान पंजीयन कराए हैं, और करीब 1.25 लाख हेक्टेयर धान का रकबा में बढ़ोतरी भी हुआ है। और हमको लगता है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान हम लोगों को खरीदनी पड़ेगी। तो किसानों के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो आपका व्हीकल भी ज्यादा बिकेगा। और ये एक्सपो 1 महीना तक चलने वाला है, और इसमें देश के जितने भी व्हीकल हैं, लट्टू व्हीकल से लेकर 2 पहिया से लेकर 3 पहिया से लेकर कमर्शियल, और सारे कार वगैरह यहां पर उपलब्ध हैं। तो एक ग्राहकों के लिए अच्छा ये जगह भी उपलब्ध हो रहा है, एक जगह उनको हर तरह का व्हीकल मिल जाएगा, और यहां पर विशेषज्ञ भी होंगे, उनसे भी समझने में सहूलियत होगा। और मैं राडा को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि वो रोड सुरक्षा की भी जानकारी देते हैं, उसका भी अवेयरनेस करने का काम करते हैं, हेलमेट वगैरह की जो महत्व है उसको बताते हैं, और ये सब आपको करना ही चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।